Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Raheel Sabar. I am your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी और एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज। आज के लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में क्लासिफाई की जाती है। द फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टेबल, द नेक्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टेबल। हम आज के लेक्चर में इस बात को कवर करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर कौन कौन से एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो शामिल हैं। आज के लेक्चर में हम जो मेन रिसोर्सेज डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें फर्स्ट होगा फॉसल फ्यूल्स, सेकंड हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और देखेंगे कि किस तरह वाटर की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं टाइडल पावर। तो ये तीन बेसिक एनर्जी के रिसोर्सेज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन तमाम को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी। सो अगर हम बात करें एनर्जी की, सो हमारे पास एनर्जी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि इट्स दी ability of the body to do work सो काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। if we are performing some different kind of activities so definitely we have some sort of energy। एनर्जी होगी तो कोई ऑर्गेनिज्म इस काबिल होता है कि वो क्या कर सके, काम कर सके। और अगर एनर्जी नहीं है देन वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर तो लाइफ है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर लाइफ नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो अगर हम लाइफ की बात करें, जिंदगी की बात करें, तो जिंदगी नाम ही हरकत का है, चलते रहना, काम करते रहना, और इसके लिए एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ वी हैव एनर्जी देन वी विल बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इफ़ वी डोंट हैव एनर्जी और इफ़ वी आर फेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी देन वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहे, लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो लाइफ भी किसी काम की नहीं है। तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ का भी डिपेंड एनर्जी पे होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स। प्लांट बेसिकली परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया के जो हमारे पास जानदार हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन फोटोसिंथेसिस, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस आल्सो डिपेंड अपॉन लाइट, क्योंकि वहाँ पे लाइट की एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर लाइट की एनर्जी वहाँ पे यूज़ ना हो तो कभी भी वो इस काबिल ना हो कि फूड बना सके। और अगर प्लांट फूड नहीं बना पाएगा तो जितने भी एनिमल्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स, कोई भी लाइफ जिंदा नहीं रहेगी। अब हम जब खा लेते हैं प्लांट्स को तो हमारी बॉडी में प्लांट्स जब जाते हैं तो उनको एरोबिकली ब्रेक किया जाता है या एनारोबिकली ब्रेक किया जाता है। जब ब्रेक किया जाएगा तो बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, उनमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसी एनर्जी को हम यूज़ करेंगे टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो इन शॉर्ट हमारी हर एक एक्टिविटी बेस हो रही होती है एनर्जी के ऊपर। सो all activities of life depend upon energy। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी की अच्छी खासी डेफिशिएंसी हम फेस कर रहे हैं। वो किसी फॉर्म में भी हो, हमें अच्छी खासी एनर्जी की क्या है, डेफिशिएंसी। अगर हम फर्दर एनर्जी के अंदर जाए तो जिस तरह हमने कहा था हमारे पास रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। बिल्कुल इसी तरह
एनर्जी भी हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक जिसे कहा जाता है एग्जॉस्टेबल एनर्जी और एक होती है इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी। अगर हम बात करें एग्जॉस्टेबल एनर्जी की, तो बेसिकली एग्जॉस्टेबल वो तमाम एनर्जी के रिसोर्सेज हैं विच आर प्रेजेंट, सो एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट in limited quantity, जो बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद है। जब वो बहुत थोड़ी मिकदार में है तो डेफिनेटली क्या होगा, विल बिकम डिक्लाइन, या हम कह सकते हैं वैनिश्ड सून। बहुत जल्द वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उनकी क्वांटिटी अच्छी खासी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जहां हमने कहा लिमिटेड, वहां हम कहेंगे अनलिमिटेड। और जहां हमने कहा कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, तो यहां हम कहेंगे दे विल नेवर एवर वैनिश्ड, ये खत्म नहीं होंगे, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और अच्छे खासे ये हमारे पास क्वांटिटी में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जॉस्टेबल की एग्जांपल में आए, तो ये हमारे पास है नेचुरल गैस, ऑयल, कोल। तो इन शॉर्ट इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जी फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स। और जब हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो हमने कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जिनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हैं और जो हमें बार बार हमें मिलते रहते हैं, वो हैं हमारे पास टाइडल पावर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड, जियोथर्मल, इसके साथ साथ शामिल है जी सोलर एनर्जी, सॉलिड वेस्ट। तो ये तमाम हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं एंड वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन, और इनके ख़त्म होने के चांसेस भी कम हैं। आइए ज़रा इन तमाम रिसोर्सेज को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉसल फ्यूल्स। हमारी बेसिकली जो डेली लाइफ की 95% है ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी डेफिनेटली फुलफिल्ड बाय फॉसल फ्यूल। तो हमें जो एनर्जी चाहिए डेली बेस पे, उसका 95% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो फॉसल फ्यूल कवर कर रहे हैं। ये जो फॉसल फ्यूल हैं हमारे पास, ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी में आते हैं। एग्जॉस्टेबल एनर्जी। अब जब हम इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी की बात करते हैं तो डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। एक दफ़ा यूज़ हो गए तो ये रिसाइकल नहीं होंगे, रिकवर नहीं होंगे, वी कैन नॉट यूज़ दैम अगेन एंड अगेन, और डेफिनेटली ये बहुत जल्द क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स में आएँ तो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स में शामिल है ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस, या हमारे पास कोल, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स में आते हैं
जिन्हें हम बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स। अब बेसिकली हम इन्हें फॉसल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? फॉसल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि दीज आर डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद जो उनके डेड पार्ट होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू द ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। तो बेशुमार हमारे पास जो हमें बेशुमार पास्ट में बेशुमार हमारे पास जो रेजरवायर हमें हासिल हुए हैं, जो हमने डिस्कवर किए हैं, चाहे वो ऑयल के हैं, चाहे वो नेचुरल गैस के, चाहे वो कोल के हैं, वो तमाम माजी में मरने वाले जानवरों के फॉसल से ही बने हैं। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स। और अगर हमें फर्दर मज़ीद इनको हासिल करना है तो डेफिनेटली मज़ीद ऑर्गेनिज़म जो है वो जो मरेंगे कई सालों के बाद, फिर उनके फॉसल्स भी जो है वो रॉक्स के नीचे, सॉइल के नीचे या पानी के बॉटम में, सॉइल ओशंस वगैरह के जो है वो बॉटम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे हाई प्रेशर की वजह से और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इनटू द ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। और ये हमारे पास अच्छा खासा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ हीट। और हीट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो अब चूंकि बेशुमार ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मरकर फॉसल फ्यूल्स में चेंज हुए हैं तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में थे। अब जैसे जैसे इनकी मिकदार कम होती जा रही है वैसे वैसे हमें ज़रूरत है कि इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि इनसे अल्टरनेटिव जो है वो रिसोर्सेज जो है वो इनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, यूज़ करें। अभी जो फॉसल फ्यूल हैं नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमने कहा हमारी रिक्वायरमेंट का 95% यही बना रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इनसे हमें जो प्रॉब्लम फेस है वो ये कि ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी है। पोल्यूशन, ये अच्छी खासी पोल्यूशन भी काज करते हैं जिसमें एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर हम बात करें फॉसल फ्यूल्स में से तो सपोज कीजिए मैं कहता हूँ जी एक मेरे पास डेड प्लांट था, जब वो मर गया तो वो दफन हो गया। अब उसके ऊपर सॉइल्स की लेयर बनती गई। अब जैसे जैसे सेडिमेंटेशन होती गई तो प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया। देन इट विल कन्वर्टेड इनटू पीट, एक फॉसल फ्यूल की फॉर्म है। फिर ये फर्दर जो है वो चेंज होगा इनटू लिग्नाइट और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कोल। और जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये हमें देता है हीट, ये हमें देता है CO2, इससे निकलती है जी ऐश और प्लस इससे हमें हासिल होता है स्मोक। अब ये जो स्मोक है ये अच्छा खासा सोर्स है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का। ये CO2 ये भी अच्छा खासा सोर्स है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का और अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए तो ये बहुत बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो इस तरह हमने एक फर्स्ट जो था वो एनर्जी का जो रिसोर्स है वो डिस्कस किया। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे मेन सोर्स है वाटर का वो रेन है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब वाटर का मेन सोर्स कैसे है, क्योंकि ये वाटर से एक एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अब बेसिकली ये जो रेन वाटर होता है ये क्या करेगा, ये जब बारिश होगी, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ एट माउंटेन्स, तो जब माउंटेन्स के ऊपर होगी, पहाड़ों के ऊपर होगी, तो माउंटेन्स काफ़ी हाइट पे होते हैं, तो इस पानी में जो वहाँ पे स्टोर होगा
contain high gravitational potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अच्छी खासी हाइट पे जो है वो वाटर मौजूद है। अब वहां से पानी जब नीचे गिरेगा, जब यहां से वाटर जो है वो फ्री फॉल होगा, सो यहां पे क्या होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये बहुत बड़ा हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। हम क्या कर सकते हैं, इस गिरने वाली एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूजफुल एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है। अब वो यूजफुल एक्टिविटीज क्या हैं? अक्सर जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक हाइट पे बनाए जाते हैं। अब जब एक स्पेसिफिक हाइट पे बनाए जाएंगे तो वहाँ पे वाटर के जो है वो एक हाइट के ऊपर बड़े बड़े रेजरवायर हैं। वहाँ पे जब बारिश वगैरह होगी और वहाँ पे वाटर स्टोर हो जाएगा तो उस वाटर के अंदर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज कर लीजिए, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाइट है हमारे पास। अब यहाँ पे इस तरह करके जो है वो यहाँ से ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ पे आपने बहुत बड़ा एक रेजरवायर बनाया हुआ है और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा वाटर को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे जो स्टोर किया हुआ है उसमें होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही ये वाटर यहाँ पे गिरेगा तो इसमें ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द फ्री फॉल ऑफ द वाटर। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो बनेगी तो हम रास्ते में लगा देते हैं यहाँ पे टर्बाइन्स, और टर्बाइन्स का लिंक कर देते हैं आगे जनरेटर के साथ। अब ये जो फ्री फॉल की काइनेटिक एनर्जी है, ये टर्बाइन्स को चलाने में हेल्प करेगी, और ये टर्बाइन्स जो हैं जब ये चलेंगे तो जनरेटर्स को चलाने में हेल्प मिलेगी। बेसिकली ये जो टर्बाइन होता है इसके एक साइड पे फैन सा लगा होता है, तो जब पानी वहाँ पे गिरता है तो वो फैन जो है वो क्या करता है, घूमता है। तो जब टर्बाइन चलेगी तो जनरेटर चलेगा, जब जनरेटर चलेगा तो इससे हमारे पास क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और यहां से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो आपके पास चीपेस्ट एनर्जी है। तो एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको पैदा करने का जो सबसे चीपेस्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी गिरते हुए पानी से हमने क्या करनी है, बिजली तैयार करनी। तो इस तरह अगर हम इसकी बात करें हमारे पास रेन की, और इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा हो रही है, ये हमारे पास बेसिकली एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है क्या, एनर्जी का, जो कि जो है वो कम नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। जब तक बारिश होती रहेगी हमें ये एनर्जी मिलती रहेगी, या जब तक आप पानी को एक बहुत ज़्यादा हाइट पे स्टोर करते रहेंगे और उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते रहेंगे, तो आप उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अच्छी खासी क्या कर सकते हैं, एनर्जी पैदा कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वो है जी टाइडल पावर। अगर हम टाइडल पावर की बात करें तो बेसिकली टाइड्स क्या होती हैं, पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए। सो बेसिकली टाइड्स आर वेव्स which produce in sea and oceans due to the pulling energy of gravitation of मून, और बहुत जो है वो कम क्वांटिटी में कभी कभी जो है वो यहाँ पे सन भी इन्वॉल्व होता है। सो जो मून की एक ग्रेविटेशनल
जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, जो सी और ओशियंस, समंदरों का जो पानी होता है उसको अपनी तरफ जो है वो क्या करती है, पुल करती है। अब उस पुलिंग फोर्स की वजह से जो पानी है उसमें वेव्स पैदा होती हैं। दे विल मूव टुवर्ड्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो लगातार पानी में वेव्स पैदा होती हैं ड्यू टू द पुलिंग इफेक्ट ऑफ मून। अब जब लगातार अप एंड डाउन यानी वेव्स पैदा होंगी तो वाटर जो है वो हो गया इन मोशन। अब ये जो मोशन है ये है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून या पुलिंग इफेक्ट ऑफ द मून। अब जब जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा तो इसमें आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही ऊपर से ड्रॉप होगा तब उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी। तो लगातार एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी के कन्वर्ट होने पर लगातार वेव्स पैदा हो रही हैं। तो इन वेव्स से, इन मोशंस से डेफिनेटली हमें सबसे अच्छा एक एनर्जी का सोर्स रिसीव हो रहा है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम रन कर सकें किसको, टरबाइंस को, और टरबाइन डेफिनेटली रन करेंगे किसको, जनरेटर्स को। तो फिर हम क्या करते हैं, वो तमाम समंदर जहाँ पे जो है वो टाइड्स पैदा होती हैं वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि बहुत बड़े बड़े बैराज डेवलप कर दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के वहाँ पे सेंटर स्टेशंस डेवलप कर दिए जाएं जो इन टाइड्स से पैदा होने वाली एनर्जी को यूज़ करते हैं टू रन टरबाइंस। और टरबाइंस जैसे ही चलती हैं तो डेफिनेटली जनरेटर जो है वो चलेंगे, और जैसे ही जनरेटर चलते हैं तो उनके चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस तरह हमारे पास ये भी एक फ्रीली और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है जो एनर्जी पैदा करने में हेल्प कर रहा है। और इसकी भी अगर हम नेचर देखें तो ये भी हमारे पास बाय नेचर जो है वो है इनएग्जॉस्टेबल, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत कम मिकदार में है, ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, नहीं। चांद हमेशा के लिए है, सूरज हमेशा के लिए। तो जब तक ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब तक वेव्स पैदा होती रहेंगी, और उन वेव्स को हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने एनर्जी को डिस्कस किया। एनर्जी की दो जो हमारे पास टाइप्स हैं, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्कस किया, और 3 मेजर एनर्जी के रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए, जिसमें एक हमारे पास जो था वो एग्जॉस्टेबल था और 2 हमारे पास जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम रिसोर्सेज आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी रखने हैं। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाए तो ये आपके पास जो है एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है वो अच्छे से लर्न करना है। या फॉसल फ्यूल कितने % जो है वो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का फुलफ़िल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉसल फ्यूल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी जो है वो किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में इन्वॉल्व होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। या टाइडल पावर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या टाइड्स क्या होती हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह अगर पूरे क्वेश्चन को देखें तो एज ए लॉन्ग आपने इसे रेडी करना है। जब आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करेंगे तो कंफर्म बात है इसमें से आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे, और इसमें से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज़ के पॉइंट है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने इसका हाफ पोर्शन जो है वो कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका बाकी पोर्शन कवर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।